हेलो नमस्ते। वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शुभ प्रभात, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अभिषेक राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आरएस सर यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, जी जान से, कड़ी मेहनत से, पूरी शिद्दत के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आपकी मेहनत, आपकी सफलता केवल आपके सपने को साकार बनाने के लिए हम आ चुके भी लाइव लेकर एक और शानदार तड़कता भड़कता सेशन, जिसका रहता है मेरी आर्मी को बेसब्री से इंतजार। तो जनाब, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और लो जी, हम आ गए आपके लिए लेकर मिक्सचर और एलिगेशन का पार्ट 2। इससे पहले हमारा मिक्सचर और एलिगेशन का पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, जिसमें एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने लेकर आया था। तो फटाफट से पूरी की पूरी मेरी आर्मी हो जाएगी तैयार। एक बार सभी लोग क्लास को कर देंगे शेयर और उड़ाएंगे गर्दा, और आज जो डटेगा अंत तक, आज जो रुकेगा अंत तक, वो लेकर जाएगा यहां से अपने 2 मार्क्स कम से कम, ये मानकर चल सकते हैं आप। तो चलिए आज के हमारे सेशन को शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर मार दीजिए ताकि ये इस क्लास का फायदा उन सभी लोगों तक पहुंच पाए जो लोग पूरी शिद्दत से इस बार एयरफोर्स, वाई ग्रुप, कोस्ट गार्ड या फिर नेवी एमआर की तैयारी में जुटे हुए हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। सबसे पहले बात करूंगा हमारी क्लासेस की टाइमिंग्स के बारे में बच्चा। तो हमारी दिन में अभी 2 क्लासेस चल रही है, जिनमें सुबह लेकर आता हूं मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट की क्लास यूट्यूब पर डेली बेसिस पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, 7 चैप्टर इसमें मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर जरूर से उसे देखिए और पूरा पूरा फायदा उठाइए। कॉन्सेप्ट बेसिस पर हम लोग लेकर आते हैं, इसके बाद एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस। माई राइजिंग इंडिया हमारा एप्लीकेशन है, जहां पर जाकर आप पोल के द्वारा नेगेटिव मार्किंग के साथ, और वो भी लीडर बोर्ड के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो होती है 9 बजे डेली बेसिस पर माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर। तो इसको तो जरूर से आपको अटेंड करना है ताकि आप खुद फर्क महसूस कर पाए अपनी तैयारी में डेली बेसिस पर। इसके अलावा अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सारी क्लासेस की लिंक्स, अपडेट और समय समय पर जरूरी जानकारी मिलती है, ताकि आके आने वाली आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। इसके अलावा इन क्लासेस के क्लास नोट्स, मॉक प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलता है माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन के रिगार्डिंग अगर कोई समस्या है तो आप इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे इस दिए गए नंबर पर 12 से 1 बजे के बीच में बात कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बात करें ताकि आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो मैं ले सकूं और उन्हें सॉल्व कर सकूं। ठीक, तो चलिए आज के हमारे सेशन को शुरू करने की इजाजत मांगूंगा। सबसे पहले बात करूंगा एलिगेशन के बारे में। तो लास्ट टाइम हमने एलिगेशन स्टार्ट किया था, और एलिगेशन के बारे में काफी इंटरेस्टिंग बात हमने लास्ट टाइम की थी, जिनमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि बेसिकली जो एलिगेशन है वो है क्या। तो एलिगेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एलिगेशन एक टाइप की अप्रोच है, एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, 2 विभिन्न प्रकार की चीजों के बीच के अनुपात को निकालने के लिए। ठीक है जी, बात समझ पा रहे हैं आप मेरी। तो एलिगेशन के द्वारा हम किन्हीं भी 2 डिफरेंट टाइप्स की चीजों को जब मिलाते हैं या मिक्स करते हैं, तो मिलाने या मिक्स करने के बाद उन्हें किस रेशियो में मिलाया जाता है, ये रेशियो हम निकालते हैं इस एलिगेशन अप्रोच के द्वारा। और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि चाहे इस तरह से लिखो चाहे उस तरह से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम होता है। हमेशा एक चीज हमें याद रखनी होती है यहां पर, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी आपको और इस बार फिर बता रहा हूं, कि बेसिकली एलिगेशन के केस में जो मेन चीज है वो आपको ये याद रखनी है कि अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो दूसरे से ये छोटी होनी चाहिए। इस तरह से ये फंडा काम करता है। और हमेशा जब जब आप इस तरह से एलिगेशन को अप्लाई करते हैं, तो एलिगेशन अप्लाई करने के बाद जो नीचे चीज निकल कर आती है, वो हमेशा 2 वस्तुओं के या जिन चीजों के बारे में बात की जा रही है उनका अनुपात शो करती है, उनका रेशियो शो करती है, उनके नंबर्स को शो करती है। इस बिहाफ पर मैंने बताया था कि आप एलिगेशन को कहां कहां और किस किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एवरेज में आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपको नंबर्स का रेशियो मिलता है। अगर इसी को हम प्रॉफिट या फिर लॉस में अप्लाई करें तो उन वस्तुओं के क्रय मूल्य का हमें अनुपात मिलता है, यानी कि उनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो
मिलता है। अगर कॉस्ट प्राइस पर हम इसे अप्लाई करें, यानी कि अगर हम इसे क्रय मूल्य पर, वस्तुओं के, दो प्रकार की वस्तुओं के क्रय मूल्य पर अप्लाई करें, तो उस कंडीशन में हमें उन वस्तुओं की मात्राओं का अनुपात मिलता है। और अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस में इसे स्पीड पर अप्लाई करें, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर हमेशा उनका टाइम का रेशियो मिलता है। बीच में जो वैल्यू रहती है बेटा, वो हमेशा टोटल को रिप्रेजेंट करती है, मतलब मिलाकर या मिक्स करने के बाद जो चीज का एवरेज होता है, या प्रॉफिट या लॉस होता है, या क्रय मूल्य होता है, या स्पीड होती है, वो हमेशा बीच में आती है। इतनी सी बात मैंने लास्ट टाइम की थी, और इसके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एलिगेशन पर बन सकते हैं, और उसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ चुनिंदा बातें आपसे करेंगे। तो लास्ट टाइम आई थिंक यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो यहां से मुझे आपको दोबारा एक्सप्लेन करना था, तो जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसे मिटा देता हूं अभी कुछ देर के लिए। ये मैंने मिटा दिया, और यहां से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको, जो एलिगेशन के केस में काफी ज्यादा पॉपुलर है। एलिगेशन के जब क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए जनरली हम किस तरह से इस क्वेश्चन पर उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बातों को समझिएगा। मैं खुद चाहता हूं कि आप यहां से कुछ लेकर और कुछ सीख कर, कुछ समझ कर जाएं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा हो। ठीक है जी, चलिए ध्यान से देखिएगा और बातों को समझिएगा कि एक आदमी के पास कुछ जानवर हैं। देखिए जनरली इस तरह के सवालों में जब आप एलिगेशन अप्लाई करते हैं, तो मेक श्योर आपको यह देखना जरूरी है कि आपके पास दो तरह की चीजें क्या क्या हैं। तो यहां पर जिन दो लोगों या दो चीजों के बारे में वो बात कर रहा है, वो है डॉग और हैन, यानी कि कुछ कुत्तों के बारे में बात कर रहा है और कुछ मुर्गियों के बारे में बात कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से मैं आपको इस सवाल को एलिगेशन से दो तरीके से बनाना सिखाऊंगा, और दोनों ही तरीके बेस्ट हैं अपने आप में, बस आपको देखना है और समझना है। तो जनरली हम इस तरह के सवाल में जब एलिगेशन अप्लाई करते हैं, तो कुछ देर के लिए हम सारी की सारी वैल्यूज को एक जैसा मान लेते हैं, ठीक है, और कुछ देर के लिए हम दूसरे प्रकार का मान लेते हैं, और जो एक्चुअल दिया है वो बीच में रखते हैं। इससे हम उनका रेशियो निकाल पाएंगे, इससे हम उनकी संख्या पता कर पाएंगे। जैसे इस सवाल में कहा गया है कि एक आदमी के पास कुछ जानवर हैं, जिनमें कुछ कुत्ते हैं और कुछ मुर्गियां हैं। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि कुल सिरों की संख्या है 200, अब हम सभी जानते हैं कि हर जानवर के केवल और केवल दो सिर तो नहीं होते, एक ही सिर होता है ना। तो जितने सिर होंगे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जानवर भी उतने ही होंगे? आप कहेंगे सर 200 सिर हैं। अगर 200 सिर है, इसका मतलब टोटल जानवर भी कितने होंगे? तो टोटल एनिमल विल बी 200, यानी कि कुल जानवर भी कितने होंगे? 200 होंगे। अब अगर जानवर को टोटल 200 हैं, और कहा गया है कुल पैरों की संख्या कितनी है? 520। कुल पैर हैं, टोटल जो पैर हैं, टोटल जो पैर हैं, पैर वो कितने हैं? 520 है। अभी मैं कह रहा हूं आपसे कि कायदे से मैं अगर इन्हें केवल दो प्रकार के जानवर ना मानकर केवल एक ही प्रकार का जानवर मानूं, कि अगर मैं बोलूं आपसे कि सभी के सभी अगर कुत्ते होते, तो वास्तव में पैर कितने होते? तो आप कहेंगे अगर सभी के सभी कुत्ते होते, तो उस कंडीशन में हर कुत्ते के 4 पैर होते। तो टोटल कितने जानवर हैं? आप कहेंगे सर 200 जानवर हैं। तो वास्तव में पैर होते कितने? तो आप कहेंगे सर टोटल पैर 800 होते। अच्छा, और सभी की सभी अगर मुर्गियां होती, तो हर मुर्गी के हम जानते हैं 2 पैर होते हैं, और अगर सभी की सभी मुर्गियां होती, यानी कि ये 200 की 200 अगर मुर्गियां होती, तो वास्तव में जो पैर होते वो 400 होते। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल होते सर। लेकिन वास्तव में पैर हैं कितने? तो आप कहेंगे सर वास्तव में जो लेग्स हैं वो 520 हैं। तो बीच में क्या आएगा? 520। जो वास्तव में है, जो एक्चुअली है, वो हमेशा कहां आएगा? बीच में आएगा। नाउ हम एलिगेशन लगा देंगे प्यार से। 800 में से 520 जाएगा तो बचेगा मेरे बच्चे 280। इसी तरह 520 में से 400 को माइनस करेंगे तो आएगा 120। नाउ 0 से 0 काट देंगे हम, और 4 से इसे काटेंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12, और 4 सत्ते हो जाएगा 28। इसका मतलब ये जो रेशियो निकल कर आया, ये नंबर ऑफ एनिमल्स का निकल कर आया, यानी कि जानवरों की संख्या का अनुपात हमें मिल गया। जानवरों की संख्या के अनुपात से क्या मतलब है? इससे मतलब है कि भैया
3 कुत्ते रहे होंगे और 7 मुर्गियां रही होंगी, यानी टोटल हमारे पास 10 जानवर रहे होंगे। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वास्तव में जानवर 10 थे? जी नहीं सर, वास्तव में जानवर तो 200 थे। इसका मतलब ये 10 की वैल्यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 200 को, यानी कि ठीक 20 गुना है। तो मेरे बच्चे ये भी 20 गुना होगा और ये भी 20 गुना होगा। हमसे पूछा गया था मेरे लाल, हमसे पूछा गया था मेरे बच्चे कि कुत्तों की संख्या बता दो। तो भाई साहब कुत्तों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर कुत्तों की संख्या तो वास्तव में 60 होगी, और यही इस सवाल का आंसर है, यानी 60 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। क्लियर हुआ? तो ये तो हुआ एक तरीका इस सवाल को बनाने का। दूसरे तरीके से हम एलिगेशन अप्लाई करके बताते हैं आपको। चलिए ध्यान से देखिएगा तो बातें समझ जाओगे तुम। इसके लिए हम चलेंगे नई दुनिया की तरफ, और नई दुनिया में मैं आपको इसकी एक और टेक्निक बताऊंगा। कुछ कुत्ते हैं मेरे पास, तो मैं लिखता हूं यहां कुछ कुत्ते हैं और कुछ मुर्गियां हैं। ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूं कि सभी के सभी कुत्ते हैं, एक कुत्ते का कितना पैर होता है? तो आप कहेंगे सर एक कुत्ते के 4 पैर होते हैं और एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं। और मैं कहूं कि भैया 520 पैर है टोटल 200 जानवरों के, तो हर एक के कम से कम कितने पैर होंगे? तो 0 से 0 को काट लीजिए साहब, और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छिक 12 और 2 से 2 ढाई 20, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 से तो 2.6 होंगे। कितने पैर होंगे भाई साहब? हर एक के कम से कम कितने पैर होंगे? 2.6 होंगे। अगर 520 टोटल पैर हैं और 200 जानवर हैं, तो हर एक जानवर के कम से कम 2.6 पैर होंगे। नाउ इसमें लगा दो एलिगेशन। देखो अभी कितनी जोरों शोरों से शिद्दत से आंसर आता है। 4 में से 2.6 जाएगा तो बचेगा 1.4। बोलो एग्री करते हो? और 2.6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0.6। यहां से अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूं मेरे बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा? तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। यानी कि 3 कुत्ते रहे होंगे और 7 मुर्गियां रही होंगी, यानी टोटल जानवर 10 रहे होंगे। लेकिन जानवर तो टोटल 10 नहीं थे। जानवर कितने थे बेटा? 200 थे। तो भाई साहब ये 20 गुना तो ये भी 20 गुना, यानी वास्तव में जो कुत्ते होंगे वो 60 रहे होंगे, और यही इस सवाल का आंसर है। आशा करता हूं इस तरह से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बोलिए क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए क्लियर हुआ? हाँ, वेरी गुड चैंपियंस, बहुत बढ़िया बेटा। आ जाइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। है जी, सॉरी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए फटाफट तूफानी तरीके से। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको। आपको सवाल में ज्यादा परेशान नहीं होना है। सिंपली जब भी इस तरह के सवाल आते हैं जिनमें चाहे जानवरों की बात करें चाहे इस तरह लड़कों की बात करें, एक कुछ टाइम के लिए एक को एक प्रकार की मान लो, कुछ टाइम के लिए कुछ को एक प्रकार की मान लो, और फिर सिंपली आप उसमें अप्लाई कर दो, बड़े प्यार से आपका आंसर आ जाएगा, बिना किसी परेशानी और बिना किसी रुकावट के। ठीक है जी, बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? ध्यान से देखिएगा, बातों को समझिएगा। जैसे ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क पर दिया था, तो बड़े प्यार से हम इसे बना सकते हैं बच्चा। क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना। 40 रुपए का कोई धन है आपके पास, 40 रुपए का कोई धन है जो 50 बच्चों में बांटा जाना है। ठीक है, यानी टोटल बच्चे कितने हैं? 50 हैं, और 40 रुपए उनमें बांटने हैं। हर एक लड़के को 90 पैसे देने हैं और हर एक लड़की को 65 पैसे देने हैं। तो आपके पास दो चीजें हैं, एक तो आपके पास लड़के हैं और एक आपके पास लड़कियां हैं। अगर मैं बात करूं लड़के और लड़कियों के बारे में, तो हर एक लड़के को देने हैं 90 पैसे, हर एक लड़की को देने हैं 65 पैसे। ठीक है, अभी मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो लड़कों की संख्या आपसे पूछी गई है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कुछ देर के लिए मान लूं कि सारे के सारे लड़के होते, ये जो 50 हैं ये 50 के 50 सारे के सारे लड़के होते, लड़के और लड़कियां ना होते, केवल लड़के होते, तो वास्तव में जो पैसा है वो बांटा कितना जाता? तो आप कहेंगे सर 50 के 50 लड़के हैं, हर एक को देना है 90 पैसे, यानी कि टोटल जो पैसा बांटा जाता वो बांटा जाता 4500 पैसे। बोलो एग्री करते हो मेरी बात से? चलिए, अगर मैं कुछ देर के लिए मान लूं कि सारी की सारी लड़कियां होती तो कितने पैसे बांटे जाते? तो आप कहेंगे अगर सारी की सारी लड़कियां होती सर, हर एक लड़की को दिए जाते 65 पैसे, तो टोटल 50 लड़कियों को कितने पैसे दिए जाते? तो आप कहेंगे 0 5 पंजे 25 और 5 छके 30 और 2
32। यानी टोटल पैसे जो बांटे जाते हैं वो 3250 बांटे जाते हैं। बोले बात समझ में आई? लेकिन वास्तव में पैसे बांटे कितने जाने हैं? तो आप कहेंगे सर टोटल पैसे वास्तव में 40 रुपए बांटे जाने हैं। 40 रुपए बोले तो 4000 पैसे बांटे जाने हैं। क्लियर? ये भी पैसे में, ये भी पैसे में, ये भी पैसे में। लगा दो एलिगेशन बड़े प्यार से मेरे बच्चे। जैसे ही आप इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो 4500 में से 4000 जाएगा तो यहां बचेगा 500, और 4000 में से 3250 जाएगा तो यहां बचेगा 750। नाउ 0 से 0 काट दो, 25 दिया हो जाएगा 75 और 25 दूनी हो जाएगा 50, यानी कि 3:2 आ गया। ये अनुपात किसका आया? लड़के और लड़कियों की संख्या का। यानी 3 लड़के होंगे और 2 लड़कियां होंगी, मतलब कुल मिलाकर 5 लोग होंगे या 5 बच्चे होंगे। लेकिन वास्तव में बच्चे तो 50 थे, यानी ठीक 10 गुना थे। तो भाई साहब ये भी 10 गुना और ये भी 10 गुना, यानी टोटल 30 लड़के रहे होंगे वास्तव में और 20 लड़कियां रही होंगी वास्तव में। पूछा क्या था? पूछा है लड़कों की संख्या, तो आंसर आ जाएगा 30। क्लियर हुआ? बात समझ पाए आप मेरी? दूसरा तरीका, इसी सवाल को बनाने का अगर मैं दूसरा तरीका आपके सामने रखूं तो बड़े प्यार से रख सकते हैं आप। देखिए, लड़के हैं और लड़कियां हैं। हर एक लड़के को देने हैं 90 पैसे, हर एक लड़की को देने हैं 65 पैसे। अगर वास्तव में 40 रुपए आपको 50 लोगों के बीच बांटने हैं तो हर एक को कम से कम कितने कितने रुपए मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर 40/50, 40/50 रुपए हैं, तो मैं इसको 4000 में कन्वर्ट कर लेता हूं तो ये पैसे में हो जाएगा। तो 40 रुपए हमें 50 लोगों में बांटने हैं तो हर एक को कम से कम कितना कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे 0 से 0 काट दो सर, हर एक को कम से कम 80 पैसा मिलेगा। तो बीच में आ जाएगा 80 पैसा, क्योंकि हर एक को कम से कम 80 पैसा मिलेगा। ठीक है, 90 - 80 करेंगे 10 आ जाएगा, और 80 - 65 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 और 10 का रेशियो अगर निकालेंगे तो अगेन वही रेशियो आएगा 3:2। मतलब लड़कों की संख्या रही होगी 3, लड़कियों की संख्या रही होगी 2, मतलब कुल मिलाकर रहे होंगे 5। लेकिन 5 नहीं है, 50 है, यानी कि 10 गुना है। तो ये भी 10 गुना और ये भी 10 गुना, यानी 30 लड़के रहे होंगे और 20 लड़कियां रही होंगी। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, आशा करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक सुपर क्वेश्चन है एलिगेशन के ऊपर, और आप विश्वास मानिए इस तरह के कई क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में। ठीक है, इस तरह के कई क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे, और विश्वास मानिए कि आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करना है, ठीक है, कि मुझ पर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तरीका समझो, दो दो तरीके बता रहा हूं मैं इन सवालों को बनाने के। एलिगेशन से बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, एक बार एक प्रकार की कुछ देर के लिए चीजें मान लो, एक बार दूसरे प्रकार की कुछ चीजें मान लो, और बीच में जो वास्तव में दे रखी है वो रख दो, सीधे सीधे एलिगेशन लगा दो, बड़े प्यार से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन सर सेकंड मेथड फिर से बता दीजिए एक बार। बेटा देखो, सेकंड मेथड में कुछ नहीं है, हर एक लड़के को देने 90 पैसे। ठीक है जी, हर एक लड़के को देने हैं 90 पैसे, हर एक लड़की को देने हैं 65 पैसे। अगर वास्तव में 40 रुपए 50 पैसे लोगों के बीच में बांटे जाएंगे तो हर एक को कम से कम 80 पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे सर। तो 80 पैसा बीच में रख दिया, लगा दिया एलिगेशन, ये आ गया रेशियो 3:2। तीनों 2, यानी कि 3 लड़के 2 लड़कियां, मतलब 5 लोग। 5 नहीं है, 50 है, तो 10 गुना है, तो ये 10 गुना, ये 10 गुना, खत्म। क्या था इसमें? कुछ नहीं, मजाक था ये तो। मैं तो एक्सप्लेन करने के लिए इतना आपके सामने डिटेल में रख रहा हूं। ध्यान से देखिए, एक मजदूर को 30 दिन के लिए काम पर रखा गया। ठीक है जी, अगर वो काम करता है तो हर दिन उसको 10 रुपए दिए जाते हैं, और अगर वो छुट्टी करता है तो हर दिन 2 रुपए काटे जाते हैं। तो बताओ, अगर एक महीने में उसने कितने दिन काम किया है? अगर उसको महीने के लास्ट में 216 रुपए मजदूरी मिली, कायदे से अगर मैं आपसे कहूं तो मैं यहां लिख देता हूं वर्किंग डे, यानी काम के दिन जब वो काम करता है, और ये छुट्टी के दिन, तो हॉलीडे। ठीक है, वर्किंग डे और हॉलीडे। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं कि हर दिन अगर वो काम करता है, हर दिन अगर वो काम करता है तो उसको कितने रुपए दिए जाते हैं? तो आप कहेंगे सर 10 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है जी, और अगर वो छुट्टी करता है तो हर दिन उसके 2 रुपए काटे जाते हैं। तो ये काट दिए हमने 2 रुपए। ठीक है, अच्छा कायदे से आप मुझे बताइए, 216 रुपए उसे मिले हैं पूरे 30 दिन के, यानी हर दिन के उसे कम से कम कितने रुपए मिले होंगे? तो आप 3 से काट लीजिए इसको, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 7.2 रुपीज मिले होंगे उसको। हर दिन के कम से कम उसे 7.2 रुपीज मिले होंगे। लगा दो एलिगेशन प्यार से बेटा, 10 में से 7.2 जाएगा तो 2.8 बचेगा, और यहां पर 7.2 और 2 हो जाएगा 9.2।
ठीक है जी। नाउ प्यार से इसे सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 से इसे काटेंगे तो 4 सत्ते 28, तो 23:7 आ गया। इसका मतलब यह है कि भाई साहब वो व्यक्ति ने 23 दिन काम किया और 7 दिन उसने छुट्टी की, यानी कि 30 दिन का महीना रहा होगा। और वास्तव में भी 30 ही दिन का महीना है, तो एक गुना है तो ये भी एक गुना होगा और ये भी एक गुना होगा, यानी कि वास्तव में उसने 23 दिन काम किया होगा और 7 दिन छुट्टी की होगी। क्लियर? ये हुआ एक तरीका। दूसरा, अरे भाई साहब दूसरा तरीका समझो, ये वर्किंग डे है, ये हॉलीडे है। मुझे बताओ 30 दिन का एक महीना है, अगर 30 के 30 दिन वो काम पर आया होता तो उसको पैसे मिलते कितने? तो हर दिन उसको 10 रुपए के हिसाब से सर 30 दिन के 300 रुपए मिलते। बोलो एग्री करते हो मेरी बात से? और अगर वो पूरे के पूरे दिन छुट्टी पर रहता तो 30 के 30 दिन अगर वो छुट्टी पर रहता तो हर दिन उसके 2 रुपए काटे जाते हैं। तो भाई साहब 30 दिन के उसके कितने रुपए कट जाते? तो आप कहेंगे 60 रुपए कट जाते, लेकिन वास्तव में तो उसे 216 रुपए मिले हैं भाई साहब। तो बीच में 216 रखेंगे और ये लगा दिया हमने एलिगेशन। 300 में से 216 माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ 84 और 216 और 60 हो जाएगा 276। ठीक है जी। नाव काटा पीटी खून खराबा ग्रह क्लेश करेंगे हम यहाँ पर। 4 से काट लो इसको तो 4 छिंग 24 और 4 नाम 36 और 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4। नाउ 3 से काट लो तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 7। तो 23:7 यहां से आ गया, 23:7 यहां से आ गया। बड़े प्यार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आया? नहीं आया मनीष प्रजापति? बेटा कोई बात नहीं, नहीं आया तो मैंने बता दिया आपको, आप देखिए और समझिए इस चीज को, है ना? कुछ भी परेशानी की बात नहीं है यहाँ पर। मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लो। बहुत गलतियां करते हैं बच्चे इस तरह के सवाल में। एक मजदूर को 30 दिन के लिए काम पर रखा गया, अगर वो काम करेगा तो हर दिन उसे 10 रुपए दिए जाएंगे, अगर वो छुट्टी करेगा तो हर दिन 2 रुपए काटे जाएंगे। इस तरह उसे 216 रुपए मिले महीने के लास्ट में। मैं कह रहा हूं कि अगर वो पूरे के पूरे दिन काम पर गया होता तो हर दिन 10 रुपए के हिसाब से 30 दिन के उसे 300 रुपए दे दिए जाते और कह दिया जाता कि जाओ भाई साहब तुम्हारा हिसाब क्लियर हो गया। और अगर उसने पूरे के पूरे महीने छुट्टी की होती तो उससे हर दिन के हिसाब से 2 रुपए काट के उससे कहा जाता कि भाई साहब तुम्हारे तो 60 रुपए कट गए, साहब तुम्हारे तो 60 रुपए कट गए, अब तुम हमें दे दो उल्टे 60 रुपए। लेकिन वास्तव में उसको मिले हैं 216 रुपए। तो जो वास्तव में हुआ है, जो एक्चुअली हुआ है, वो हमेशा बीच में आएगा। तो 216 आ गया बीच में, एलिगेशन लगा दिया। 300 में से 216 माइनस किया 84 आ गया और 216 में 60 को प्लस किया तो 276 आ गया। रेशो निकाला तो आ गया 23:7, मतलब कि 23 दिन उसने काम किया, 7 दिन उसने छुट्टी की। खत्म, खल्लास। ठीक है, ये वाला मेथड भी सेम है। अगर हर दिन वो काम करता है तो 10 रुपए देते हैं, हर दिन वो छुट्टी करता है तो 2 रुपए कटते हैं, लेकिन वास्तव में उसे 216 रुपए दिए गए हैं 30 दिन के, यानी हर दिन के उसे कम से कम 7.2 रुपए पड़े। तो बीच में आ गए 7.2 रुपए। सीधे सीधे एलिगेशन लगा दिया, अगेन वही चीज आ गई इसके सामने। ठीक है, नाउ आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। फटाफट से बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कितने दिन काम किए? बेटा 23 दिन, बोल तो रहा हूं चीख चीख के मेरे बच्चे, 23 दिन काम किया। 23 दिन काम किया और ये काम का दिन है ना, और ये छुट्टी का दिन है। 23 दिन काम किया और 7 दिन छुट्टी की। आप लगाओ ना हिसाब, आप हिसाब लगाओ आराम से। मुझे बताओ हर दिन के 10 रुपए दिए जाते हैं, तो 23 दिन के कितने रुपए दिए जाएंगे उसको? तो आप कहेंगे सर 23 सत्ते 7 21 और 7 दूनी 14 और 2 161 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन 7 दिन छुट्टी भी किया तो 2 के हिसाब से 14 रुपए और काट लिए जाएंगे। तो इस तरह उसे टोटल जो मिलेंगे वो 216 रुपए मिल जाएंगे। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यहाँ पर, है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। किसी पार्किंग में कुछ 2 पहिया वाहन है और कुछ 4 पहिया वाहन है। फटाफट से बनाइए। चलिए अंकुश कुमार बोल रहे हैं सर आपने इसे पढ़ाकर तो आपने कंपटीशन का लेवल बहुत ही ऊपर कर दिया। बेटा कंपटीशन का लेवल मैंने ऊपर नहीं किया, कंपटीशन का लेवल वास्तव में ऊपर है। और जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं उल्टा सीधा कुछ भी, या आप कहीं से भी पढ़ रहे हो उल्टा सीधा कुछ भी, विश्वास मानना एग्जाम का लेवल अब चेंज हो चुका है। एग्जाम में दिन पर दिन कैंडिडेटों की संख्या बढ़ती जा रही है, फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए आपको समझना चाहिए इन चीजों को। ठीक है, प्लस क्यों किया? बेटा कौन सा प्लस किया है मैंने, कहाँ प्लस किया है, कौन सा प्लस किया है? ये प्लस ही तो करेंगे बेटा, माइनस के साइन के साथ है ना, पैसे कट रहे हैं ना, इसलिए माइनस में रख रहे हैं। अब जरा इसमें से 216 में से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो माइनस और माइनस प्लस नहीं होगा, तभी तो यहाँ प्लस करेंगे बेटा। ये माइनस का साइन नहीं दिख रहा तुम्हें? छुट्टी के लिए काटा जा रहा है ना रुपया, इसीलिए माइनस में रखा है।
किसी पार्किंग में कुछ 2 पहिया वाहन है, तो यहां लिख देता हूं मैं कुछ 2 व्हीलर है और कुछ 4 व्हीलर है। ठीक है जी, ओके। अगर सभी के सभी पहिए गिने जाएं तो 520 होते हैं, जबकि पार्किंग के मालिक ने बताया कि कुल 175 वाहन है। ठीक है, टोटल पहिए हैं 520। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर सभी के सभी 2 व्हीलर होते तो वास्तव में मुझे बताओ पहिए होते कितने हैं। तो आप कहेंगे सर 175 इंटू 2, यानी कि 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15 और 2 एकम 2 और 1 3, यानी टोटल वास्तव में जो होते पहिए वो 350 होते। अगर सभी के सभी 4 व्हीलर होते तो हर एक के 4 पहिए होते, टोटल है 175 वाहन, यानी कि वास्तव में टोटल जो पहिए होते वो होते 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 एकम 4 और 3 7। समझ में आया? तो टोटल वास्तव में जो पहिए होते वो 700 होते। ठीक, लेकिन वास्तव में पहिए हैं कितने? तो आप कहेंगे सर 520। तो बीच में जो चीज वास्तव में है, एक्चुअली है, वो रखेंगे। ठीक है, लगा दो एलिगेशन प्यार से मेरे बच्चे। तो 520 में से 350 जाएगा तो 150 और 20 170 बचेगा, और 700 में से 520 जाएगा तो 280 बचेगा, सॉरी 180 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 180। क्लियर है? बात समझ में आई? रेशियो निकालूं अगर मैं यहां से आपका, तो रेशियो कितना आएगा? तो 0 से 0 काट दो तो 18:17 आ जाएगा, मतलब 2 व्हीलर थे 18 और 4 व्हीलर थे 17। ठीक है, यानी कुल मिलाकर मेरे पास 35 वाहन थे, कुल मिलाकर मेरे पास 35 गाड़ियां थी, लेकिन वास्तव में मेरे पास टोटल गाड़ियां कितनी हैं? 175, यानी 35 की वैल्यू किसके बराबर है? 175 के बराबर है। बाबू कितने गुना है जरा ध्यान से देखिए। तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 गुना है ये। अगर ये 5 गुना है मेरे बच्चे, तो ये भी 5 गुना, यानी कि वास्तव में 2 व्हीलर रहे होंगे 90, और ये भी 5 गुना, यानी वास्तव में 4 व्हीलर रहे होंगे 85। और यही इन सवाल के आंसर्स हैं। पूछा क्या था? 2 पहिया वाहनों की संख्या बता दो। तो भाई साहब 2 पहिया वाहन जो थे वो कितने थे? 90 थे। बात समझ में आया? एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं आपके सामने। ध्यान से देखिएगा देवियों सज्जनों, बहुत जरूरी जरूरी बातें चल रही है यहाँ। कुछ 2 पहिया वाहन है, मतलब 2 पहिए हैं, कुछ के 4 पहिए हैं। अगर वास्तव में आपसे बोलूं मैं कि मेरे पास 520 वाहन है, सॉरी 520 पहिए हैं, टोटल 175 गाड़ियों के, तो हर एक गाड़ी के कम से कम कितने पहिए होंगे? तो इसे काट लो, काट लो इसको। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 0 5 के 20, और 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। क्लियर? और काट सकते हैं इसे, 7 से काटें, 7 से नहीं कटेगा ये, और किससे कटेगा ये? किसी से नहीं कटेगा, तो 35 104/35 आ जाएगा, है ना? 104/35 आ जाएगा। अब लगाओ एलिगेशन, यहां एलिगेशन लगा दो। अब 35 यहां, इस 35 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। 35 का इंटू यहां कर दो और 35 का इंटू यहां कर दो, ताकि ये 35 हट जाए। ठीक है, ये 35 हट जाए। नाउ कुछ नहीं करना, ये हो गया 35 दूनी 70, 70 माइनस करेंगे 104 में से, तो यहां आ जाएगा 34, और यहां पर करेंगे 35 चौक 140, 4 में से माइनस करेंगे तो आएगा 36। काट लो इसको तो अगेन आ जाएगा 18:17। वही रेशियो आ गया फिर से, और फिर उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? मैं फिर से बता देता हूं, एक बार ध्यान से सुन लो। कहा गया था कि किसी पार्किंग में कुछ 2 व्हीलर हैं और कुछ 4 व्हीलर हैं। ठीक है, टोटल जो पहिए हैं वो 520 हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं, और पार्किंग वाला बता रहा है कि टोटल जो गाड़ियां हैं वो टोटल हैं 175। ठीक है, अभी मैं कहूं कि बताओ सारी की सारी गाड़ियां अगर 2 व्हीलर ही होती तो वास्तव में पहिए होते कितने? तो आप कहोगे 350 होते सर। और अगर सभी की सभी गाड़ियां 4 व्हीलर होती तो वास्तव में पहिए होते कितने? तो आप कहेंगे सर 700। लेकिन वास्तव में पहिए हैं कितने? तो आप कहेंगे सर 520 हैं। 520 दिए सवाल में, सीधे सीधे एलिगेशन लगा दिया और सीधे सीधे आंसर आ गया, खत्म खल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो इसी बात पर, फटाफट से बना दो एक क्वेश्चन और। है जी, 13 से कटेगा? हाँ काट लो, 13 से कट रहा है तो बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 13 से काट लो तुम 35 को, है 35 को तुम 13 से काट लो, है ना? 13 से कटेगा, भाई साहब बोल रहे 13 से कटेगा सर। 13 से तुम 35 को काट लो, है? चलो
सीजीएल का बैच कब चलेगा बेटा? जल्द ही आपको अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाला है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, डोंट वरी मेरे बच्चे। एक बस एजेंसी में 108 बसें हैं। कितनी बसें बाबू? 108 बसें, ठीक है, जिनमें से कुछ है को 9% के लाभ पर बेच दिया जाता है, कुछ को 36% के लाभ पर बेच दिया जाता है। अगर कुल मिलाकर टोटल प्रॉफिट हो रहा है आपको 17% का, तो पूछा जा रहा है कि बताओ 36% पर कितनी बसों को बेचा गया। तो ध्यान से देखिए, मैंने बताया था आपको कि यहां अगर प्रॉफिट लॉस रखेंगे तो यहां पर भी प्रॉफिट लॉस रखना पड़ेगा और बीच में भी टोटल प्रॉफिट या लॉस आएगा। और जब आप इसमें एलिगेशन अप्लाई करोगे तो यहां पर जो चीजें मिलेंगी आपको, वो उन वस्तुओं की कीमतों का अनुपात मिलेगा, यानी कि उन वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात मिलेगा। ये मैंने बताया था बहुत अच्छे से आपको, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखना मेरे लाल, हमें बोला गया है कि 108 बसें हैं, कुछ बसों को बेचा गया है 9% के लाभ पर, तो ये लिख दिया हमने 9% का लाभ। कुछ को बेचा है 36% के लाभ पर, तो ये लिख दिया हमने 36% का लाभ। और सभी को मिलाकर बेचा है 17% के लाभ पर, तो बीच में लिख दिया 17%। खत्म, लगा दो, 17 माइनस 9 आ गया 8, और 36 माइनस 17 करेंगे तो आ जाएगा 18, ये नहीं 19, सॉरी 19, ठीक है। तो ये आ गया 19:8। बोलिए, एग्री करते हैं मेरी बात से? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 9% के लाभ पर कितनी बसें बेची गई, तो आप कहेंगे सर 19। मैं कहूं 36% के लाभ पर कितनी बेची गई, आप कहेंगे 8। यानी टोटल बसें कितनी थी, तो आप कहेंगे सर 27 थी। लेकिन वास्तव में बसें 27 नहीं थी भाई साहब, टोटल बसें तो 108 थी, यानी कि ठीक 4 गुना थी। और अगर ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगा और ये भी 4 गुना होगा। पूछा गया 36% पर जो बसें बेची गई वो कितनी थी, तो 36% पर बसें बेची गई बेटा 32, और यही इस सवाल का आंसर है। 32 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। क्लियर हुआ? बोलिए, एग्री करते हैं मेरी बात से? बात समझ पाए आप मेरी? इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो विश्वास मानिए गर्दा मच जाने वाला है। ज्यादा कुछ है नहीं बेटा, एलिगेशन इज काइंड ऑफ अप्रोच। एलिगेशन एक तरीका है। कुछ बच्चों ने मुझसे लास्ट टाइम बहुत इंसिस्ट किया था कि सर इस टाइप के सवाल लीजिए एलिगेशन के, जिसमें सिर पैर की बातें ज्यादा होती हैं। तो बस उसी के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं और बनाने का बेस्ट तरीका आपके सामने है। ऐसा नहीं है इन क्वेश्चंस को आप एलिगेशन के अलावा नहीं बना सकते। एलिगेशन के अलावा भी आप प्रॉफिट या लॉस के तरीके से या फिर जनरल तरीका जो है इसका एक्स मानकर उससे कर सकते हैं, लेकिन विश्वास मानिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे। अलग अलग कीमतों वाले दो प्रकार के दूध हैं आपके पास, 2:3 के अनुपात में, ठीक है। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, जी हां, अलग अलग प्रकार के दो प्रकार के दूध हैं, 2:3 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। यदि पहली किस्म के दूध की कीमत आपको दे रखी है 10 रुपए प्रति लीटर और दूसरे टाइप के दूध की दे रखी है 15 रुपए प्रति लीटर। एक दूध है आपके पास जिसकी कीमत है 10 रुपए पर लीटर और दूसरा दूध है जिसकी कीमत है 15 रुपए पर लीटर, ठीक है। ध्यान से देखिए। अच्छा, और मिश्रण की औसत कीमत पूछी जा रही है, मतलब ये बीच वाली वैल्यू पूछी जा रही है भाई साहब। अरे भाई साहब, ये बीच वाली वैल्यू पूछी गई है भैया, मिश्रण की औसत कीमत। तो उसके लिए हमारे पास ये रेशियो होना चाहिए। है क्या? है क्या? अरे है, तो ये रहा, हैगा तो 2:3 आ गया यहां पर। मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको कि ये जो बीच का डिफरेंस होता है, ये जो बीच का डिफरेंस होता है, ये हमेशा इस रेशियो में बढ़ता है। तो 5 को बांट देंगे हम किस रेशियो में? 2:3 के अनुपात में, यानी टोटल हो जाएगा 5। 5 बराबर अगर 5 है तो 2 बराबर 2 होगा और 3 बराबर भी 3 होगा, यानी वास्तव में यहां पर 2 आएगा और यहां पर वास्तव में 3 ही आएगा। अब मुझे बताओ यहां बीच में क्या आए कि 10 को घटाने पर 3 आ जाए, 15 में से घटाने पर 2 आ जाए, तो तुम कहोगे सर 15 में से घटाने पर 13 आना चाहिए यहां पर। अगर यहां पर आप 13 रख दो उस्ताद, अगर यहां पर आप 13 रख दो मेरे चैंपियंस, तो 15 में से 13 जाएगा बचेगा 2 और 13 में से 10 जाएगा तो बचेगा 3। अब कुछ का दिमाग बिलबिलाएगा, कुछ बहराएंगे कि सर 7 क्यों नहीं लिया। तो बेटा 7 अगर ले लेता तो इससे भी 7 छोटा हो जाता, इससे भी छोटा हो जाता, जबकि मैंने कहा था कि ये बीच वाली वैल्यू 1 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए। इसलिए बेटा आंसर आपका आ जाएगा बेटा
एयरमैन डिफेंस, गुड मॉर्निंग गुरुजी। सर मैं आज न्यू हूं। बहुत बढ़िया, स्वागत है एयरमैन डिफेंस जी, आपका तहे दिल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और तहे दिल से इस्तकबाल है। ठीक है, तो अच्छा लगा आप आए, आइए और साथ में मिलकर कुछ नया सीखिए, कुछ बेहतर सीखिए। ठीक है जी, चलिए सर मेरा नाम ले लीजिए, अमित विश्वकर्मा जी। बेटा नाम में क्या रखा है? नाम बनाने में रखो बेटा सब कुछ, है ना, नाम लेने पर ध्यान मत दो। क्लियर हुआ? एक 10 वाला दूध था, एक 15 वाला दूध था, मिश्रण को मिलाया गया, मिश्रण की औसत कीमत आपसे पूछी गई और इनको मिलाया गया 2:3 के अनुपात में। मैंने बताया था बीच की वैल्यू निकालने के लिए पहले आप इनके डिफरेंस को इस रेशियो में बांटो। इस 5 को बांटो 2-3 में, 5 को बांटो, मैंने बांटना बहुत अच्छे से रेशियो में बताया, नहीं ली है क्लास तो जाकर जरूर देख लेना। 5 को 2:3 में बांटा मतलब 2 और 3 हो गया 5, 5 बराबर अगर 5 है, 1 गुना है तो ये भी 2 बराबर 2 और 3 बराबर 3 होगा, यानी यहां पर वास्तव में 2 आएगा, यहां पर वास्तव में 3 आएगा। अब बोलो के 15 में से क्या घटाएं कि 2 आ जाए, तो तुम कहोगे 13, 13 में से सॉरी 10 को किस में से घटाएं कि 3 आ जाए, तो तुम कहोगे 13, तो 13 ही सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि 13 हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस, आप खुद फील करना फर्क, हर एक चैप्टर से मैं इसके सवाल लेकर आया हूं। आप ये मानकर चलिए कि एलिगेशन तो एलिगेशन टाइम स्पीड डिस्टेंस में लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस में लगता है, एवरेज में ये लगता है और रेशियो में ये लगता है। अब सोचो 4 चैप्टर में एलिगेशन लगता है और तुम कह रहे हो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अरे नादान बालक, तुझे सब जगह ये देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आइए। गोपाल 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 मिनट चला भैया। ठीक है साहब, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 मिनट चला और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 मिनट चला, तो उसकी औसत चाल पूछी जा रही है। तो औसत चाल निकालने के कई तरीके मैंने आपको बताए हैं, लेकिन एलिगेशन का तरीका आप देखिए जरा किस तरह से निकालते हैं। औसत चाल निकालनी है, बीच वाली चाल निकालनी है, टोटल चाल निकालनी है, एवरेज चाल निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास नीचे की वैल्यू होनी चाहिए, नीचे की वैल्यू के लिए नीचे का अनुपात होना चाहिए। अनुपात दिया है क्या? बिल्कुल दिया है बेटा, क्योंकि जब यहां पर स्पीड होती है तो यहां पर भी स्पीड होनी चाहिए और यहां पर भी स्पीड होनी चाहिए। तो यहां जो मिलता है वो क्या मिलता है? वो मिलता है सर टाइम का रेशियो। वो किसका रेशियो मिलता है मेरे बच्चे? टाइम का रेशियो मिलता है। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, टाइम का रेशियो आपको दिया है क्या? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल दिया है। ध्यान से देखो, इसको 30 मिनट लग रहे थे, इसको 30 मिनट लगे थे और इसको 20 मिनट लगे थे, तो इन दोनों का रेशियो कितना है? तो आप कहेंगे सर 3:2 है। मतलब जब वो 25 की स्पीड से जाता था तो उसे 3 घंटे 3 मिनट 30 मिनट लगते थे, और जब वो 40 की स्पीड से जाता था तो उसको 2 घंटे 2 मिनट 20 मिनट लगते थे। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। अब मैंने क्या बताया, ये जो बीच का डिफरेंस है, बीच का डिफरेंस कितना है? 25 और 15 40 का हो जाएगा 15। ये 15 जो है वो इस रेशियो में बटेगा, तो 15 को बांट दीजिए भाई साहब किस रेशियो में? 3:2 में। 3 और 2 हुआ 5, 5 बराबर किसके? 15 के। 5 15 के बराबर है, 3 गुना है मेरे बच्चे, तो ये भी 3 गुना और ये भी 3 गुना, यानी टोटल ये हो गया 9 और ये हो गया 6। तो यहां पर आएगा वास्तव में 9 और यहां पर आएगा वास्तव में 6। क्लियर? खत्म हो चुका है सवाल। औसत चाल पूछी गई थी, क्या करेंगे बाबू? ध्यान से देखो, बोलो 40 में से क्या घटाऊं कि 9 आ जाए, या फिर 25 को किस में से घटाया जाए कि 6 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 31 को ले आओ। 40 में से 31 घटाओगे 9 आ जाएगा, 31 में से 25 घटाओगे 6 आ जाएगा, और यही सवाल का आंसर है बाबू, यानी कि 31 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज। क्लियर हुआ? मैं फिर से बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जब आपको स्पीड दी जाती है तो यहां भी स्पीड और यहां भी स्पीड, तो हमेशा नीचे टाइम का रेशियो मिलता है। ठीक है, और बीच वाली वैल्यू हमेशा किस किस को रिप्रेजेंट करती है? टोटल को, या मैं कहूं एवरेज, टोटल एवरेज को, या मैं कहूं कि ओरिजिनल वैल्यू को यानी कि मूल मान को, या फिर एक्चुअल वैल्यू यानी कि वास्तविक मान को।
ठीक है। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चे, तो आपको 25 की स्पीड दे रखी है, 25 की स्पीड से जाती है 30 मिनट लगता है, 40 की स्पीड से आती है 20 मिनट लगते हैं। तो पूछा जा रहा है कि उसकी औसत चाल बता दो। तो हमने स्पीड तो यहां रख दी, और टाइम के लिए हमें चाहिए था यहां अनुपात, क्योंकि बीच की अगर स्पीड निकालनी है, एक्चुअल स्पीड अगर निकालनी है, एवरेज स्पीड अगर निकालनी है, तो हमें यहां पर अनुपात चाहिए। अनुपात दिया गया है, इसे 30 मिनट लग रहे हैं, इसे 20 मिनट लग रहे हैं, मिनट में दिया है इसलिए ये टाइम है। टाइम है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 3:2। ये 3:2 है और ये 15 है, 15 को 3:2 में बांट लो। 15 को 3:2 में बांटेंगे बेटा तो 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 बराबर 15, 3 गुना, तो ये भी 3 गुना और ये भी 3 गुना, यानी यहां पर वास्तव में 9 आएगा और यहां पर वास्तव में 6 आएगा। अब यहां 9 और यहां 6 आ गया, तो बीच में कितना आना चाहिए, तो 40 में से क्या घटाएं कि 9 आ जाए, तो आप कहेंगे 31, और 31 में से 25 घटाएं तो 6 आ जाएगा। दैट्स इट, हो गया प्रूफ। तो 31 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अरे ये क्लास सीजीएल के लिए डेफिनेटली बेटा ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। सीजीएल के लिए तो मैं 100% नहीं बोलूंगा, हाँ, लेकिन 70 to 80% आप कर सकते हैं। बाकी के 20% के लिए अलग से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, 13 विल बी राइट बेटा। 30 बेटा रिपीट कर तो दिया लकी बॉय, कितनी बार रिपीट करने की बोलोगे हैं। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक आदमी के पास 5 घोड़े और 10 गायें हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10,000 रुपए में वो खरीदता है 5 घोड़े और 10 गाय। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, एक आदमी के पास 5 घोड़े और 10 गाय हैं, 10,000 रुपए में उसने खरीदी। प्रत्येक घोड़े को उसने 15% लाभ पर बेचा, हर घोड़े को उसने 15% लाभ पर बेचा, और हर गाय को उसने 10% हानि पर बेचा। हानि के लिए माइनस में लेना है आपको। ठीक है, ये है घोड़े यानी कि हॉर्स, और ये है गाय यानी कि काऊ। हर घोड़े को 15% लाभ पर बेचा, हर गाय को 10% हानि पर बेचा, तो उसे उस व्यवसाय में कुल मिलाकर 375 रुपया का लाभ हुआ। देखिए साहब, लाभ हुआ है 375 का, और आपको पता होना चाहिए कि यहां पर अगर प्रॉफिट लॉस है, यहां पर अगर प्रॉफिट लॉस है, तो यहां पर भी प्रॉफिट लॉस ही आना चाहिए। अब यहां पर प्रॉफिट लॉस तो दिया नहीं है, यहां पर जो प्रॉफिट दिया है वो रुपयों में दिया है। टोटल प्रॉफिट जो दिया है वो रुपयों में दिया है, तो हम इसे परसेंट में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से जनाब, तो आप कहेंगे सर 375 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर मेरे बच्चे, तो हो रहा है ये टोटल 10,000 रुपए पर। कितने पर, 10,000 रुपए पर, और इंटू कर देंगे 100 का, परसेंट में चेंज करने के लिए। नाउ इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 100 से भाग लगाएंगे तो आएगा 3.75% का प्रॉफिट। तो बीच में क्या आएगा मेरे बच्चे, बीच में आएगा यहां पर 3.75% का प्रॉफिट। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। बीच में हमेशा टोटल आता है, मैं लिख देता हूं यहां, बीच में हमेशा टोटल आता है, और टोटल हमें दिया गया है 375 का प्रॉफिट 10,000 पर। 10,000 में ही तो खरीदे थे टोटल। ठीक है, तो अब मुझे बताइए प्रत्येक घोड़े और गाय की कीमत क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करते हैं। तो 15 में से 3.75 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 11.25 बचेगा। ठीक है, और यहां 3.75 को 10 में जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 13.75। क्लियर। नाउ रेशियो निकाल लो इन दोनों के बीच का, तो पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल आउट कर दो, 25 से काट लेते हैं, 25 पंजे 125 और 25 पंजे 125, या फिर काम करो 5 से, 5 दूनी 10 और 3 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है जी, नाउ अगेन काट लो इसको, 5 से तो 55 25 और 55 25 और 5 से 5 चौक 20, 55 25। नाउ अगेन काट लो इसको 5 से, तो 5 एकम 5 एकम 5 नाम, तो 11:9 आ गया। ये रेशियो किसका निकल कर आया, तो ये उन वस्तुओं की कीमत का। मैंने बताया था यहां प्रॉफिट लॉस, यहां प्रॉफिट लॉस, यहां प्रॉफिट लॉस, तो हमेशा यहां पर क्या मिलेगा, सीपी, यानी कि उन वस्तुओं की कीमतों का अनुपात, यानी क्रय मूल्य का रेशियो। तो जो कि आया 11:9, मतलब कि हर घोड़ा है 11 रुपए का और हर गाय है 9 रुपए की, यानी टोटल पैसा कितना खर्च हो रहा है साहब, तो टोटल पैसा खर्च हो रहा है 20, लेकिन वास्तव में पैसा 20 खर्च नहीं हो रहा साहब, वास्तव में जो पैसा खर्च हो रहा है वो हो रहा है 10,000 रुपए। 20 की वैल्यू 10,000 के बराबर है, बोलो कितने गुना है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो 20 पंजे 100, 500 गुना है, और अगर ये 500 गुना है तो ये भी 500 गुना, और मेरे बच्चे ये भी 500 गुना, यानी कि वास्तव में घोड़ों की कीमत कितनी आ गई, 5500 रुपए,
और गायों की कीमत कितनी आ गई? 4500 रुपए। उसने कहा आपसे क्या कि प्रत्येक घोड़े और गाय की कीमत बताओ, तो ये सारे के सारे घोड़े हैं 5500 रुपए के, बताओ एक घोड़ा कितने का? तो टोटल घोड़े थे 5, 5 घोड़ों की कीमत आई है 5500, तो एक घोड़ा कितने का होगा? आप कहेंगे सर 1100 रुपए का प्रत्येक। मैं लिख देता हूं प्रत्येक घोड़ा। और 5 घोड़े हैं, 10 गाय हैं, और 10 गाय हैं टोटल 4500 की, तो एक गाय कितने की मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर 450 रुपए की। तो ये आ गई हर गाय की कीमत। ठीक है जी, 1100 और 900 आंसर दे रहा है एक बालक। हे भगवान, हे भगवान, उठा ले रे बाबा, उठा ले। ये क्वेश्चन है सीजीएल का। सीजीएल का क्वेश्चन है ये, जिंदा क्वेश्चन सीजीएल का। अब सोच लो तुम। ठीक है, बात समझ में आई? इसे बोलते हैं सीजीएल का क्वेश्चन। मैं फिर से बता देता हूं, एक बार ध्यान से देख लो। एक आदमी ने 5 घोड़े और 10 गाय 10,000 रुपया में खरीदे। हर घोड़े पर उसे 15% का लाभ हुआ, हर गाय पर उसे 10% की हानि हुई। क्लियर? तो यहां प्रॉफिट लॉस, यहां प्रॉफिट लॉस, तो यहां पर भी प्रॉफिट लॉस आना चाहिए टोटल वाला, लेकिन हमें दिया है कि नहीं दिया। हमें कहा गया है कि कुल मिलाकर उसे 375 रुपए का क्या हुआ? फायदा हुआ। कितने पर? 10,000 पर, क्योंकि फायदा नुकसान हमेशा सीपी पर होता है। सीपी क्या है? 10,000, क्योंकि 10,000 में खरीदा है उसने। तो 375 बटे 10,000 गुणा 100 कर देंगे तो परसेंट में पता चल जाएगा। 3.75% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट हम रख देंगे यहां पर माइनस किया, एलिगेशन अप्लाई किया, तो आ गया रेशो 11:9। मतलब कि हर घोड़ा हमने 11 रुपए में खरीदा और हर गाय हमने 9 रुपए में खरीदी, यानी टोटल हमने 20 रुपए में दोनों मिलाकर खरीदे। लेकिन सवाल में कहा जा रहा है 10,000 में खरीदे सर, यानी 500 गुना। तो बेटा ये भी 500 गुना और ये भी पुनः 500 गुना, यानी कि हमारे पास जो घोड़े हैं वो 5500 रुपए के हैं और हमारे पास जो गाय हैं वो 4500 रुपए की हैं। 5500 रुपए में हमने घोड़े खरीदे 5, तो एक घोड़ा 1100 का, और 4500 रुपए में हमने खरीदी 10 गाय, यानी एक गाय कितने की? 450 रुपए की। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए बात समझ में आया मेरे बच्चे को? यहां पर जाकर ये अध्याय को हम लोग करते हैं फिनिश। ठीक है, यहां पर जाकर इस अध्याय को करते हैं हम फिनिश, और इसके बाद अब हम लोग शुरुआत करेंगे मिक्सचर की। ठीक है, इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे मिक्सचर की। मिक्सचर भी एकदम बेहतरीन पार्ट है। आप ये मानकर चलिए कि मिक्सचर के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जो आपको यहां पर जाननी है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। मिक्सचर के बारे में अगर बात की जाए तो जनरली मिक्सचर है क्या? ठीक है, जब भी दो विभिन्न प्रकार की चीजों को मिलाया जाता है, ठीक है, जब भी दो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को मिक्स किया जाता है, डिफरेंट आइटम्स को मिक्स किया जाता है, डिफरेंट सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है, तो जो चीज निकल कर आती है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर दूध और शक्कर का भी हो सकता है, दूध और पानी का भी हो सकता है ना, पानी और नींबू का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे मिक्सचर्स हैं जिनमें दो अलग अलग तत्व, या मैं बात करूं अलग अलग पदार्थों को मिलाया जाता है, वो मिक्सचर होता है। ये बात तो आपको पता है, ये तो बात हुई केमिस्ट्री की, ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर इस बर्तन में इतना है, इस बर्तन में इतना है, दोनों को मिला दो तो नए बर्तन में कितना होगा। या पूछा जाता है कि एक बर्तन में दूध और पानी का मिक्सचर है, इतना मैंने निकाल लिया, बताओ अब कितना रह जाएगा, है ना। तो इस तरह के जो सवाल आप जनरली देखते हो, या कई बार आपने देखे होंगे कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना है, अगर अनुपात को इतना करना है तो कितना पानी या फिर दूध मिलाना पड़ेगा। इस तरह के सवाल जो कई सारे आप देखते हो, तो वही सवालों पर चर्चा हम लोग करेंगे। बाकी ये है हमारा एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू मैं आपको चीजें समझाऊंगा मिक्सचर्स को लेके। देखिए बेसिकली मिक्सचर का खेल कुछ निराला है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप विश्वास मानिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एलिगेशन से हमने सवालों को बना लिया। अब मिक्सचर के सवाल भी आप एलिगेशन से बना सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 99% सवाल जो मिक्सचर के होंगे वो सारे के सारे आप एलिगेशन से बना पाओगे। तो एलिगेशन तो है ही हमारे पास, अब हम तरीका समझेंगे कि मिक्सचर के सवालों को हम और किस किस तरीके से बना सकते हैं। हालांकि मैं आपको दिखाऊंगा कि एलिगेशन से आप किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, अब जैसे इस यहां पर देखिएगा और समझिएगा चीजों को। जैसे मिक्सचर की मैं बात कर रहा हूं, वाटर और मिल्क का मिक्सचर है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इसमें से, मान लो ये कितने लीटर का है, मैं इसको मान लेता हूं कि ये 10 लीटर का मिक्सचर है मेरे पास। ठीक है, ये 10 लीटर का मिक्सचर है मेरे पास। क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहूं 10 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर है, ठीक है, मैं यहां से आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मैंने मान लो यहां से 4 लीटर मिक्सचर निकाल लिया।
4 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। अच्छा, किसी को ऐसा तो डाउट नहीं है ना कि 4 लीटर मैंने निकाला तो केवल दूध दूध निकलेगा या केवल पानी पानी निकलेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जब आप निकाल रहे हो तो पूरी मात्रा निकलेगी, ठीक है, जिसमें दूध भी होगा पानी भी होगा। तो जब आपने 4 लीटर निकाला तो 4 लीटर दूध या पानी नहीं निकला, 4 लीटर पूरा मिक्सचर निकला। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताइए रेशियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रेशियो बदल जाएगा या वही रहेगा? फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो, डू इट फास्ट। अब आप कहोगे कि हाँ सर, लग तो ऐसा रहा है कि शायद शायद अरे सर शायद बदल जाएगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि नहीं बदलेगा। याद रखना इस चीज को, नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने यहां से निकाला तो वो मिक्सचर निकला, केवल दूध या केवल पानी नहीं निकला, इसीलिए रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नो इफेक्ट ऑन रेशियो, यानी कि रेशियो नहीं बदलेगा। ठीक है जी, इतनी सी बात समझ गए। अभी आगे बढ़ता हूं मैं। अब मुझे बताओ, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इसमें 5 लीटर दूध डाल दिया, अभी बोलो रेशियो वही रहेगा कि बदल जाएगा? बोलिए। नहीं बदलेगा। अब बताओ क्या, अब बदलेगा या सेम रहेगा? जल्दी से बोलो, बदलेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, बदलेगा? बदलेगा या सेम रहेगा? अबे बोलो जल्दी से। चेंज हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि इस बार आपने दूध डाला है। ठीक है, पहले से इसमें दूध था, अब आपने दूध और डाल दिया, तो डेफिनेटली दूध की मात्रा बदलेगी, और जैसी दूध की मात्रा बदलेगी तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो भी बदल जाएगा। बात समझ में आया? तो रेशियो मैं लिख देता हूं यहां, रेशियो विल बी चेंज्ड। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर इतनी सी बात आप समझ गए, तो एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूंगा कि अब अगर मुझे कहीं पर किसी चीज का सैंपल लेना होता है तो मैं उस पूरी चीज को उठा के लाता हूं या थोड़ा सा सैंपल लेके आता हूं? थोड़ा सा ही सैंपल लाता हूं ना। क्यों लाते हैं? क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि जो रेशियो गंदगी का या जो रेशियो जिस चीज का आपको फाइंड करना है वो सैंपल में होगा, वही रेशियो उस बड़े वाले उसमें होगा। जैसे कभी कई बार हम तालाब झील की लवणता चेक करने के लिए उसका सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो सैंपल में पूरा का पूरा तालाब उठा के तो नहीं लाते, क्या लाते हैं? या दूध की शुद्धता मापते हैं तो पूरे के पूरे दूध को थोड़ा लाते हैं, इतना सा दूध ले आते हैं, उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि जिस रेशियो में उसमें प्योरिटी होगी वही रेशियो में दूसरे वाले में होगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको अभी याद रखनी है। इसके बाद बाकी की चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। कल की क्लास में हम इसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक और इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा, सभी लोगों से, जो लोग प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं उन लोगों को मैं चेताना चाहता हूं कि बेटा अभी भी वक्त है। ये वो धुरंधर हैं जिन्होंने कल की क्लास में टॉप किया है, जो कल टॉप 10 में अपनी रैंक बना पाए, और ये वो बच्चे हैं जो साइलेंट होकर तूफान लाने की तैयारी में हैं। अगर आप भी अपने आप को इस लेवल पर फील करना चाहते हैं, इस लेवल पर गर्दा उड़ाना चाहते हैं, इस लेवल पर सिलेक्शन के लिए पागल हैं, तो जरूर से आपको प्रैक्टिस क्लास अटेंड करनी चाहिए। प्रैक्टिस क्लास सुबह 9 बजे आपके लिए लाई जाती है, और साथ ही साथ इस क्लास के बाद आपको देखने को मिलेगी रीजनिंग की क्लास। तो मेरी क्लास के जस्ट बाद कहीं पर जाना नहीं है आपको, आपके लिए रीजनिंग लेकर आ रहे हैं पंकज सर। बेहतरीन तरीके से आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स बताए और सिखाए जाएंगे, तो तैयार रहिएगा जस्ट मेरी क्लास के बाद। और ये हमारे धुरंधरों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये हमारे कल के प्रिंस मौर्य जी, उपेंद्र भदौरिया जी और पंकज कुमावत जी ने टॉप किया था। अगर आप भी इस लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर फील करना चाहते हैं, तो जरूर से आप लोग प्रैक्टिस क्लास अटेंड कीजिए। माय राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर प्रैक्टिस चल रही है 9 बजे से, बैक टू बैक पोल के द्वारा, लीडर बोर्ड के साथ, नेगेटिव मार्किंग के साथ, और इन क्लासेस के क्लास नोट्स, पीडीएफ, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा माय राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन के रिगार्डिंग अगर कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर मुझसे बात करनी है तो इस दिए गए नंबर पर आप 12 से 1 बजे के बीच मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर, जाकर डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा, और लॉगिन करने के बाद जब आप पहुंचेंगे तो कृष्णा लाइव और कृष्णा पीडीएफ बैच आपको देखने को मिलेंगे। कृष्णा लाइव बैच में पोल के द्वारा प्रैक्टिस कराई जाती है नेगेटिव मार्किंग के साथ और लीडर बोर्ड के साथ, और कृष्णा पीडीएफ बैच में सारी क्लासेस के आपको पीडीएफ मॉक टेस्ट के रूप में देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से जाइए और अपने आप को एनरोल कीजिए, ताकि आगे आपका
जो सपना है वो जल्दी से जल्दी साकार हो सके और आप उस राह में अपने कदम आगे बढ़ा पाए, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, तो चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आप हर एक का एक एक कमेंट बहुत ज्यादा कीमती है हमारे लिए। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू क्लास।